खोल दे पंख परिंदे, अभी तो तूने बस ज़मीन मापी है, पूरा आसमान तेरा बाकी है। सो वेलकम क्लास, मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप सभी लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे एंड अपना ध्यान रख रहे होंगे। बेसिकली जो हम सारी चीज़ें कर रहे हैं उसको आप रेगुलरिटी से देख रहे होंगे और अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ साथ मोटिवेशन खुद को बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि रिज़ल्ट चाहे कुछ भी आए, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने फोकस एक ही चीज़ पे रखनी है कि जो भी हम हमारा कर रहे हैं उसमें हम हमारा 100% दें। चाहे आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ें, एक कंटिन्यूटी उसमें बना के रखें और साथ में यही कोशिश करें कि आपका वो जो कंटिन्यूटी है वो टूटे नहीं, क्योंकि उसी से क्या होगा, आप बेहतर रिजल्ट की ओर अग्रसर होंगे। सो इसी मोटिवेशन के साथ इस क्लास को मैं आगे बढ़ाती हूँ। हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हमारा वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसीलिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में, क्योंकि इसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा डिटेल से एक साथ आपको नहीं करवा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। हम छोटी छोटी चीज़ों को एक साथ कवर अप कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी सारी चीज़ें अच्छे से एक बल्क में प्रिपेयर हो जाएगी और ये चैप्टर आपको ईजी लगेगा। तो हमने अब तक काफ़ी चीज़ें बात कर ली है, अब हम बात करेंगे आज मौसमी पवनों के बारे में। जो लास्ट वाली हमने स्थायी पवनों के बारे में देखा था, जिसमें प्रमुख हमारी व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और हमारी ध्रुवीय पवनें, ये कि पवनें किस प्रकार से कोस्ट का निर्माण करती है वो भी चीज़ें हमने देख ली थी। आज हम मौसमी पवनों के बारे में बात करेंगे। मौसमी पवनों से हम क्या समझ सकते हैं कि मौसमी पवनें जो एक स्थल खंड पे जो पवनें बहती हैं। देखिए, जब हम स्थायी पवनों की बात करते हैं तो धरातल और वायुमंडल में जो भी पवनों का प्रभाव चलता है वो उसके अंतर्गत आता है। मौसमी पवनें जो होगी वो स्थल और जल के बारे में, हम ये कह सकते हैं जो मौसम बनता कैसे। अगर हम मौसम की बात करें, मानसून कैसे आता है, तो आपको थोड़ा सा इसमें नॉलेज होगा कि जो जल है, जल से जो हवाएं बहकर स्थल की तरफ आती है तो उनमें क्या होता है, उनमें जल की मात्रा होती है। तो वो ही जल की मात्रा वाली हवाएं क्या करती है, बादल का निर्माण करती है, वरना मेघाच्छादन होता है, इसी से हमारा वर्षण होता है। ये कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से छोटी क्लासेस में समझा था, लेकिन अब हम उसको डिटेल से समझेंगे कि ये प्रक्रिया आखिर होती कैसे है, कौन कौन सी चीज़ें इसको करने में भूमिका निभाती है, पवनों का क्या योगदान है, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमने जब देखा था जिसमें एग्जैक्ट जब हम स्थायी पवनों की बात कर रहे थे, उनके प्रकोष्ठ की बात कर रहे थे, पूर्वी व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वो आपके 30 डिग्री नीचे के क्षेत्र के आधार पर एक इसको व्यापारिक पवनें इसलिए नाम दिया क्योंकि व्यापार जब समुद्री मार्ग में मध्यकाल की जब हम बात करते तो समुद्री मार्गों का ही एक साधन था व्यापार करने का। तो समुद्र में, स्थल में जो लहरें चलती थी, जो धाराएं चलती थी, उन धाराओं की वजह से कई बार वहाँ पे क्या होता था, तूफान वाली स्थिति, ऐसा एक क्षेत्र वहाँ ऐसा आता था कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवाओं का प्रेशर रहता था, जिसकी वजह से नाव डगमगाने लग जाती थी। और इन डगमगाने वाले क्षेत्र को हमने अश्व अक्षांश के बारे में समझा था कि 30 डिग्री के पास वाला जो उच्च हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है, उससे हवाएं क्या करती है, नीचे प्रेशर देती है। तो जब समुद्र के हवाओं का, या जब हम कहें कि जो हमारा लो प्रेशर बेल्ट वहाँ से पहले से क्रिएट है, हाई प्रेशर की स्थिति वहाँ पे समुद्री धाराओं में, क्योंकि जल देरी से ही गर्म होता है और देरी से ही ठंडा होता है, तो अगर गर्म अवस्था वहाँ पे रहेगी या ठंडी अवस्था वहाँ पे रहेगी तो वहाँ की हवाओं का स्थल क्या रहेगा, अगर वहाँ पे तापमान कम है तो वहाँ की हवाओं का हम ये कह सकते हैं दाब ज़्यादा रहेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो धाराएँ हैं वो तेज हो जाती है। यही स्थिति यहाँ पे अश्व अक्षांश का कारण बनी थी। और मध्यकाल में वहाँ पे एक घटना भी घटित हुई है, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक जहाज में एक व्यापारी जा रहा था जिसके साथ घोड़े थे, तो उस 30 डिग्री पर पहुंचते हुए उसकी नाव क्या हुई, डगमगाने लगी और उसको ये लगा कि उसकी नाव में वजन ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो नाव में कभी भी डूब सकती है। तो उसने अपने सारे घोड़ों को क्या क्या एक एक करके समुद्र में गिराना शुरू कर दिया, और जैसे ही 30 डिग्री वाला अक्षांश उसने क्रॉस किया, वो एक वापस स्टेबल कंडीशन में आ गया। देन उसको कारण ये लगा कि वहाँ पे जो है घोड़ों को गिराने की वजह से वो बच गया, जबकि ऐसा नहीं था। 30 डिग्री के आसपास आज हालांकि बहुत अच्छी हाईली टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ये अक्षांश इतने मैटर नहीं करते। अश्व अक्षांश की जो घटना घटित हुई थी, या घोड़े को गिराने की जो घटना घटित हुई थी, इसीलिए इसको अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। जो 30 डिग्री 32 35 डिग्री हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है अक्षांशों पर, लेटीट्यूड्स पर, उसे ही हम अश्व अक्षांश कहते हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे मौसमी पवनों के बारे में। मौसमी पवनें जो हैं हमारी,
पवनों के एक प्रवाह के प्रारूप में विभिन्न मौसमों में बदलाव आता है। यह बदलाव अत्यधिक तापन, पवन व वायुदाब पेटियों के विस्थापन आदि के कारण होता है। तो जो पवनों में प्रवाह में जो बदलाव होता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? वायुदाब की पेटियां, उसके बढ़ रहे टेम्परेचर के कारण, जो फोर्सेस लगते हैं उनके कारण। ऐसे विस्थापन का सबसे अधिक स्पष्ट प्रभाव विशेषकर दक्षिणी पूर्वी एशिया में मानसून पवनों के बदलाव में देखा जा सकता है। आप मानसून के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अब मानसून की स्थिति जो है, देखिए मौसमी जो पवनें हैं इसमें प्रमुख जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारी आ जाती है स्थल समीर, एक होती है हमारी समुद्र समीर, प्रमुख हमारी ये दो समीर होती है, और एक हमारा मानसून। मानसून का कारण ही ये मानसूनी पवनें होती हैं जो आपके मानसून का कारण बनती हैं। ऐसे विस्थापन का सबसे अधिक स्पष्ट प्रभाव विशेषकर दक्षिणी पूर्वी एशिया में मानसून पवनों के बदलाव में देखा जा सकता है। आप मानसून के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जब आप इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब भी आप इंडिया के मानसून के कॉन्सेप्ट में भी काफ़ी चीज़ें कवर अप करेंगे। सो ये हमारे मानसून से रिलेटेड हैं ये पवनें। सामान्य परिसंचरण प्रणाली से भिन्न अन्य स्थानीय विसंगतियाँ नीचे वर्णित है। तो जो कौन कौन सी स्थितियाँ हैं वो इसमें वर्णित की गई हैं। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण और उसका महासागरों पर कैसे प्रभाव पड़ता है। देखिए, अब वायुमंडल की स्थिति हमने अच्छे से डिस्कस की। स्थल पर होने वाले घर्षण बल, कोरियोलिस फोर्स, इन सारी चीज़ों को हमने समझा। अब इन कोरियोलिस फोर्स, इन बलों के प्रभाव हमारे समुद्र पर भी पड़ेंगे। समुद्र में भी धाराएं बनेगी, पवनों का निर्माण होगा, पवनों भी वहाँ से पवनें उठेगी, गर्म जल धाराएं बनेगी, ठंडी जल धाराएं बनेगी। तो गर्म और ठंडी अवस्थाएं जो होती हैं वही हमारी वायुमंडल का परिसंचरण, या हम कह सकते हैं पवनों का परिसंचरण होती है। तो इन अवस्थाओं के बारे में जब हम महासागर की स्थिति की बात करते हैं तो दो, एक आपने सुना होगा अल नीना और एक ला नीना, ये दो एक गतिविधि जनरेट होती है जो मौसमी पवनों में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अब ये अल नीना और ला नीना क्या है, अब हम उसको समझेंगे। जस्ट अ मिनट। देखिए, एक सिंपल कॉन्सेप्ट में हम समझते हैं। आपको वर्ल्ड मैप पता होगा, ये हमारी जैसे कि 0 डिग्री भूमध्य सागर की रेखा है। यहाँ हम एग्जैक्ट मान लेते हैं, जब हम ग्लोब की तरफ होते हैं तो ये हमारा दक्षिणी, ये हमारा प्रशांत महासागर, ये है हमारा प्रशांत महासागर। और यहाँ अगर हम बात करें स्थिति, चलिए एक ऐसा करते हैं, ये हमारा 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये हमारा उत्तरी अमेरिका, यहाँ है हमारा दक्षिणी अमेरिका। मैं सिर्फ समझाने के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। अमेरिका, एक है हमारा इधर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ क्या है हमारा हिंद महासागर, हिंद महासागर, यहाँ है हमारा एशिया, यहाँ है हमारा प्रशांत महासागर। अब प्रशांत महासागर पर एक पेरू का तट बना हुआ है जो सागरीय तट है, पेरू का तट। इसके ठीक 180 किलोमीटर दूरी पर, 180 किलोमीटर की दूरी पर एक घटना घटित होती है। वो घटना जो है, या 180 जो एक क्रिया होती है वो है हमारी अल नीना। एल नीना, ये जो घटना है या ये अल नीना की प्रक्रिया क्या होती है। अल नीना एक स्पेनिश शब्द है, हालांकि इस शब्द का अर्थ होता है सामान्य बच्चा। ये जो स्थिति है, देखिए जब हम 0 डिग्री इक्वेटर की बात करते हैं या फिर हम कर्क रेखा की बात करते हैं या मकर रेखा की स्थिति की बात करते हैं, इसको हम थोड़ा सा इस स्थिति को 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। आप ऐसे ही मान लीजिए 0, ये हमारी कर्क रेखा, मकर, ये 0 डिग्री इक्वेटर, ये हमारी मकर रेखा। हमने जब ITC-Z के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या कहा था,
कि इन 3 क्षेत्रों में, इन 3 रेखाओं में ITCZ की क्रिया या एक्टिविटी घटित होती है। क्लियर। फिर उसके बाद हमने एक चीज़ समझी थी कि जो जनवरी या जून है, जून के महीने में जो सूर्य की किरणें वो लंबवत कहाँ पड़ती है, वो आपकी कर्क रेखा पर पड़ती है। जून का महीना आपके कर्क रेखा पर क्रमवत, और मकर रेखा पर आपका दिसंबर में। और ये अवस्था हमारी ये रहती है हमारी मार्च और सितंबर। मार्च और सितंबर के महीने में हमारे 0 डिग्री इक्वेटर पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, लंबवत पड़ती है। इसी अवस्था के आधार पर क्या एक घटना घटित होती है जिसे हम एल नीना कहते हैं। एल नीना की जो प्रक्रिया है, एल नीना की एक स्थिति हम कह सकते हैं, इस शब्द में इसको बच्चा बोला जाता है। दिसंबर के महीने में ये घटित होती है और लगभग ये 4 से 5 साल में घटित होती है। अब घटित की स्थिति क्या होगी कि जब दिसंबर का महीना होता है तो 0 डिग्री इक्वेटर पर हम कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं 23.5 डिग्री जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है या मकर रेखा है, हमारी सूर्य की किरणें वहाँ क्या पड़ रही है, सीधी पड़ रही है। तो इस स्थिति में यहाँ की अवस्था हम कह सकते हैं गर्म है। तो पेरू का तट जो है वो आपका पूर्वी प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। पूर्वी प्रशांत महासागर की एक स्थिति है। अब ये पूर्वी प्रशांत महासागर, जब आप इसकी स्थिति को ऐसे समझेंगे तो आप इसको पूर्वी मानेंगे, तो इसको थोड़ा सा हम आप आई थिंक कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम इसकी स्थिति को कुछ बदलाव कर देते हैं, ग्लोब की अवस्था के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हवाओं का जो विचरण है वो इसी के आधार पर होगा। जस्ट अ मिनट। यहां मान लेते हैं एशिया, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये है हमारा दक्षिणी अमेरिका, ये हमारा उत्तरी अमेरिका। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे पेरू का तट है। पेरू के तट पर एक गर्म जलधारा, यहाँ का जो सागर है इसका टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समय तापमान बढ़ जाता है 5 से 10 डिग्री। जो प्रशांत महासागर है हमारा, यहाँ पर हमारा हिंद महासागर आ जाएगा और यहाँ हमारा प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर के पास जब वो दक्षिणी अमेरिका में पेरू का तट जो है, उस पेरू के तट के पास का जो सागर है वहाँ पे 5 से 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगी, ये गर्म जलधाराओं का निर्माण करेगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पवनें क्या होगी, गर्म हो जाएगी। गर्म होकर वो क्या करेगी, ऊपर उठेगी और ये पवनें पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित होगी। ये पवनें पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित होगी और ये प्रवाहित होकर किधर जाएगी, ये प्रवाहित होकर जाएगी हिंद महासागर की तरफ, जो गर्म जलधारा है। तो गर्म जलधारा जब अगर हम एक अवस्था की बात करते हैं, तो गर्म जलधारा जब ऊपर उठती है तो वो ऊपर उठकर वहाँ के क्षेत्र को क्या कर देगी, खाली कर देगी। तो वहाँ पे भी अगर टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो एक गर्म स्थिति हम कह सकते हैं, वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, आपका लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब पवनें मूव करती हैं, तो ये जो पवनें हैं ये क्या करेगी, उस स्थिति में क्या करेगी, मानसून को विपरीत कर देगी। भारत की अगर मानसून में बात करें तो एल नीना हमारे लिए एक नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है, क्योंकि जो भी मानसून होता है उस पवनों को वो प्रभावित करता है, क्योंकि हमारा मानसून जो है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आता है। अगर हम भारत के कॉन्सेप्ट में बात करें, इंडिया जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा ये इंडिया है, इंडिया के इधर हमारा बंगाल की खाड़ी है, इधर हमारा अरब सागर है। तो जो हवाएं हिंद महासागर की तरफ जो गर्म जलधाराएं आ रही हैं, तो गर्म जलधाराओं को इन जलधाराओं को क्या करेगी, प्रभावित करेगी और इनको भी गर्म कर देगी। गर्म करके इन हवाओं को, जब गर्म जलधाराएं होती है वो क्या करती है, एक विपरीत दिशा में प्रभावित होती है। तो मानसून ऊपर ना उठकर क्या होगा, इसकी ओर आकर्षित हो जाएगा या इसकी ओर प्रभावित हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे वर्षा का प्रभाव सीधा ज़्यादा पड़ेगा और एल नीना की क्रिया जब घटित होती है तो भारत पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उस समय बारिश बहुत
बहुत कम होती है या अकाल की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। तो ये घटना क्या होती है, हमारी एल नीना होती है। और ला नीना क्या होता है, ला नीना भी अगर हम कहें तो भारत की स्थिति में दोनों ही घातक है, क्योंकि ला नीना की जब स्थिति होती है तब बाढ़ की अवस्था कई बार आ जाती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। कि ये क्या है ला नीना, ये ला नीना हमारी ठंडी जलधारा है और ये अवस्था क्या करेगी, पूर्वी तटों के, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों में बारिश करने में भी भूमिका निभाती है। तो जो स्थिति है एल नीना और ला नीना, ये दोनों स्थितियां भारत के कॉन्सेप्ट में अगर मानसून को कहें तो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब ला नीना की घटना होती है उसके अगले साल, ठीक अगले साल एल नीना की घटना होगी। और एल नीना 3 से 4 साल या 4 से 5 साल के बीच में होने वाली घटना है। क्लियर है? तो उसी को हम पढ़ेंगे कि महासागरों पर कैसे प्रभाव करती है। तो वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के संदर्भ में प्रशांत महासागर का गर्म या ठंडा होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो प्रशांत महासागर की अवस्थाएं काफ़ी चीज़ों को प्रभावित करती है, इसके गर्म होने और इसके ठंडे होने पर भी काफ़ी अवस्थाएं बदल जाती है। मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जल धाराएं दक्षिण की ठंडी धाराओं का स्थान ले लेती है। तो प्रशांत महासागर ये हमारा मध्य प्रशांत महासागर है जो बीच का है। प्रशांत महासागर की स्थिति, उसमें जो गर्म जल धाराएं बहती हैं वो धाराएं दक्षिण की ठंडी धाराओं का स्थान ले लेती है। पेरू के तट पर इन गर्म धाराओं की उपस्थिति एल नीनो कहलाती है। तो जो ये गर्म धाराएं हैं, ये गर्म जल धाराएं क्या करती है, ये दक्षिण की ठंडी धाराओं का स्थान ले लेती है। और पेरू के तट पर जो गर्म धाराएं बहती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, एल नीना कहते हैं, एल नीनो कहा जाता है। एल नीनो की घटना का मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन से गहरा संबंध है। तो ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका भी इस पर हम डिटेल से समझेंगे। प्रशांत महासागर पर वायुदाब में यह परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है। इन दोनों स्थिति की घटना को हम एल नीनो कहते हैं। संयुक्त घटना को ENSO का नाम से जाना जाता है। जिन वर्ष में ENSO शक्तिशाली होता है, विश्व में वृहद मौसम संबंधी विभिन्नताएं देखी जाती है। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी शुष्क तट पर भारी वर्षा होती है। तो इसका कारण ला नीना और एल नीनो जो दोनों स्थिति हैं, जिसकी अवस्था हम कहते हैं एल नीनो और ला नीना, ये दोनों ही अवस्थाएं मौसम को प्रभावित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो ला नीना की स्थिति और एल नीनो की स्थिति को हम डिटेल से समझेंगे, जो मैंने आपको बता भी दिया है। जस्ट अ मिनट। देखिए हमारा मध्य प्रशांत महासागर और दक्षिणी की ठंडी जलधाराएं जो हैं, या ठंडी जलधाराएं यहाँ की स्थिति की बात करें, पेरू के तट पर तापमान जब बढ़ जाता है तो वो गर्म जल धाराओं का निर्माण करेगी। और गर्म जल धाराओं की उपस्थिति को ही हम क्या कहते हैं, एल नीनो कहते हैं। जस्ट अ मिनट, इसकी स्थिति की हम बात करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ दशा बताई गई है कि जो गर्म और महासागर के गर्म और ठंडे होने का प्रभाव इस पर अत्यधिक दिखाई देता है। तो महासागरों की स्थिति की जब हम बात करते हैं, जो जलधाराओं की बात करते हैं, गर्म जलधारा एक अवस्था रहती है गर्म, एक हमारी ठंडी जलधारा। एल नीनो की जो घटना है वो हमारी, और ला नीना जो है हमारी, ला नीना की वजह से जो ठंडी जलधारा है, इसका प्रभाव हमारी जो अवस्था जो है वो विपरीत अवस्थाओं में हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पर बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। पूर्वी तटों पर ऑस्ट्रेलिया में अच्छी वर्षा करती है। तो ये स्थिति मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं जब दक्षिण की धाराओं के स्थान ले लेती है, क्योंकि गर्म स्थिति होगी तो वो ऊपर उठेगी, और दक्षिण की जलधाराओं का स्थान कौन सी चीज़ ले लेगी, ठंडी जलधारा ले लेगी। और इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, इन गर्म जलधाराओं की उपस्थिति को हम एल नीनो कहते हैं। एल नीनो की घटना मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब में भी गहरा संबंध है। अब ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब के प्रभाव की जब बात की जाती है, उस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो स्थिति है, ऑस्ट्रेलिया हम कह सकते हैं दक्षिणी अमेरिका की जब
धाराएं बहती है, दक्षिणी अमेरिका में जब ये धाराएं प्रवाहित होती हैं तो दक्षिणी सागर की स्थिति का प्रभाव यहाँ पे सीधा मध्य प्रशांत सागर व ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव पर पड़ता है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो अवस्था है, ये हम मान लेते हैं ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट है, और यहाँ आ जाता है हमारा दक्षिणी अमेरिका। जस्ट अ मिनट, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट है, और ये हमारा दक्षिणी अमेरिका। तो जो गर्म जलधाराएं हैं, जब चीज़ें गर्म ऊपर होकर उठेगी तो ये अवस्थाओं का, यहाँ का जो टेम्परेचर होगा, दक्षिण में जब मकर रेखा की जब हम बात करते हैं तो मकर रेखा पर अवस्था क्या होती है, टेम्परेचर आपका हाई होता है और लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है। तो इस अवस्थाओं में ये ठंडी जलधाराएं क्या करेगी, एक हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण करेगी, और ये हाई प्रेशर बेल्ट की अवस्थाएं किधर की तरफ मुड़ जाएगी, ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ मुड़ जाएगी, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों में भी क्या होती है, बारिश होती है। तो यही कारण है कि इसके वायुदाब और टेम्परेचर में भी ये परिवर्तन कर देती है। प्रशांत महासागर पर वायुदाब में ये परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है। इन्हीं दोनों की संयुक्त घटना को ENSO के नाम से जाना जाता है। तो ENSO क्या है, ENSO एल नीना और ला नीना में होने वाली घटनाओं को ही ENSO के नाम से जाना जाता है। और ENSO मौसम में विभिन्नताओं को बताने में, या हम ये कह सकते हैं मौसम परिवर्तन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, जिस कारण दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी शुष्क तटों पर भी भारी बारिश होती है। तो ये अल नीना की और ला नीना की स्थिति के कारण ही होती है। ऑस्ट्रेलिया और कभी कभी भारत अकालग्रस्त भी होते हैं तथा चीन में भी बाढ़ आती है। इन घटनाओं के ध्यानपूर्वक आकलन से संसार के अन्य भागों में भी मौसम संबंधी भविष्यवाणियों के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं एल नीना और ला नीना की जो घटनाएं घटित होती है वो हमारे जलवायु या मॉनसून को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। अब हम बात करेंगे कि स्थानीय पवनें क्या होती है। स्थानीय पवनों, देखिए स्थानीय पवनों की स्थिति भी वायुमंडल में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हर क्षेत्र की खुद की एक स्थानीय पवनों के नाम रखे जाते हैं। ये पवनें जो होती हैं, इन पवनों की स्थिति के कारण निम्न दाब और उच्च वायुदाब के क्षेत्र में भी कई सारी घटनाओं का घटित होना या इसके साथ ही जो अवस्थाओं में परिवर्तन होना। स्थानीय पवनें जो होती है वो आपकी मौसम के साथ आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक स्थलीय क्षेत्रों को बहुत बड़ा प्रभाव करती है। तो इस आधार पर हम स्थानीय पवनों के बारे में पढ़ेंगे। भूतल के गर्म व ठंडे होने से भिन्नता तथा दैनिक व वार्षिक चक्रों के विकास से बहुत सी स्थानीय व क्षेत्रीय पवनें प्रभावित होती है। तो पवनों के प्रभाव में ना सबसे ज़्यादा भूमिका हम ये कह सकते हैं स्थानीय पवनों की पड़ती है। ये भूतल के गर्म और ठंडे होने के ही कारण स्थानीय पवनें बनती है। जैसे कि लू है, जो हमारी गर्म हवा है, जो ग्रीष्म काल में तेज हवा चलती है, उसे हम लू कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में इसका प्रभाव सर्वाधिक दिखाई देता है। तो ये गर्म और ठंडे होने से भिन्नता और दैनिक तापांतरण जो होता है या दैनिक वार्षिक चक्र जो बनता है मौसम का, उसके आधार पर ये क्या करती है, ये पवनें प्रभावित होती हैं या प्रभावित होती हैं। स्थल व समुद्र समीर। स्थल समीर क्या होती है या समुद्र समीर क्या होती है, एक डायग्राम के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारा स्थल है, हम भारत के कॉन्सेप्ट में ही समझ लेते हैं। यहाँ हमारा जल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी है। यहाँ हमारा जल है, अरब सागर। देखिए, जल और स्थल की अवस्थाओं के बारे में जब मैंने आपको समझाया था, मैंने एक चीज़ कई बार बोली है कि स्थल की अवस्था डिफरेंट होती है जल की अवस्था से। जल जल्दी गर्म हो जाता है, जल देरी से गर्म होता है और देरी से ही ठंडा होता है। यही अवस्था रहती है हमारे स्थल की। स्थल हमारा जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। जब गर्मी में हम बात करते हैं, ग्रीष्म काल में, गर्मी में यहाँ पे स्थल का टेम्परेचर क्या होता है, हमारा ज़्यादा होता है। तो दिन के समय का हम दैनिक तापांतरण करें या स्थलखंड की बात करें तो दिन के समय हमारा तापमान यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ पे आपका प्लस होगा दिन के समय। और चूँकि ये जल्दी गर्म हो जाता है तो इसके कारण यहाँ पे जो हमारा जल है ये आपको रात्रि में, अगर हम कहें कि रात्रि की अवस्था में ठंडा होकर सुबह तक ये जल ठंडा रहता है, क्योंकि इसकी अवस्था जो है वो देरी से गर्म होने की या देरी से ठंडा होने की। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा,
माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर बेल्ट, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका, लो प्रेशर बेल्ट बनेगा। तो हवाएं क्या करती है, हवाओं का प्रभाव हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना। तो दिन के समय जो हमारी है, जिसे हम समुद्र समीर कहते हैं, जब हवाएं जो हैं हमारी स्थिति, हवा की जो स्थिति है वो जल से समुद्र की तरफ प्रवाहित होती है, और एक जो है हमारी रात्रि के समय यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है आपका, माइनस में चला जाता है, इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है। जबकि यहाँ पे जो दिन के समय सूर्य का प्रभाव जो जल पर पड़ता है, इसकी वजह से रात्रि में भी जल क्या रहता है, यहाँ पे गर्म रहता है, इसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा, तो प्रेशर क्या बनेगा आपका, लो प्रेशर। तो इस रात्रि के समय स्थल से हवाएं किधर जाएगी, समुद्र की तरफ या जल की तरफ जाएगी। तो ये दो अवस्थाएं बनती है स्थल और जल के बीच में। दिन के समय जब हवाएं क्या होगी, जल से स्थल की ओर प्रवाहित होगी, और रात्रि के समय चूंकि रात्रि में स्थल जल्दी ठंडा हो जाता है, उसकी घटना के कारण वहाँ का टेम्परेचर लो हो जाएगा, तो एक हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट करेगा, तो स्थल से जल की तरफ रात्रि के समय हवाएं प्रवाहित होगी। क्लियर है। जैसा कि पहले से वर्णित है, ऊष्मा के अवशोषण तथा स्थानांतरण में समुद्र व स्थल दोनों में भिन्नता पाई जाती है। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं, अतः स्थल पर हवाएं ऊपर उड़ती है और निम्न दाब क्षेत्र बनता है, जिसमें समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं और उन पर उच्च वायुदाब बनता रहता है। तो यही कारण है कि निम्न हाई प्रेशर और लो प्रेशर का बेल्ट क्रिएट होता है। इससे समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होती है। दाब प्रवणता हम आपको पता है, जब दाब प्रवणता का तात्पर्य होगा जो समदाब रेखा है वो आपके समीप नजदीक होगी, इसीलिए आपका दाब प्रवणता बढ़ेगा। अगर समदाब रेखाएं दूर दूर होगी तो आपका दाब प्रवणता कम होगा। समुद्र से स्थल की तरफ समुद्र समीर के रूप में प्रवाहित होती है। जब हवाएं समुद्र से स्थल की तरफ जाएंगी, दिन के समय ये स्थिति रहती है, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है टेम्परेचर हाई होने की वजह से। तो समुद्र से जब हवाएं स्थल की तरफ जाएगी तो वो आपकी क्या कहलाएगी, समुद्र समीर कहलाएगी। और रात्रि के में इसमें एकदम विपरीत प्रक्रिया होती है कि स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा हो जाता है, और दाब प्रवणता स्थल से ज़्यादा क्या है, समुद्र की तरफ होती है, इस कारण स्थल समीर प्रवाहित होती है। दाब प्रवणता जहां पे भी होगी वहां हवाओं का प्रभाव होगा। तो दाब प्रवणता कहां पे होगी, जहां पे आपका लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा, जहां आपकी दाब समदाब रेखाएं समानांतर होगी या समदाब रेखाएं ज्यादा नजदीक होगी। क्लियर है। तो ये हमारी थी स्थल समीर, और ये एक था हमारा समुद्र समीर। समुद्र समीर जब हवाएं समुद्र से स्थल की ओर और जब हवाएं स्थल से समुद्र की ओर जाती है वो हमारा स्थल समीर कहलाता है। पर्वत व घाटी पवनें, दिन के दौरान पर्वतीय प्रदेशों में ढाल गर्म हो जाते हैं और वायु ढाल के साथ साथ क्या करती है, ऊपर उड़ती है, और इसी स्थान को भरने के लिए वायु घाटी से बहती है, और इन पवनों को घाटी समीर कहते हैं। रात्रि के समय पर्वतीय ढाल ठंडे हो जाते हैं और सघन वायु घाटी में नीचे उतरती है, जिसे पर्वतीय पवनें कहते हैं। तो एक आपकी घाटी पवनें हैं, एक आपकी पर्वतीय पवनें। पर्वतीय पवनें कब बहेगी, रात्रि के समय बहेगी, और घाटी पवनें आपकी दिन के समय बहेगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट, स्थल समीर, जल समीर, घाटी समीर और पर्वतीय पवन। अब आपका होमवर्क क्या है, आप प्लीज इसको लिखिएगा। स्थल समीर और समुद्र समीर से आप क्या समझते हैं, या फिर घाटी समीर और पर्वतीय समीर को आप समझाइए। तो इन चारों को आपको 20-20 शब्दों में अच्छे से एक्सप्लेन करना है अपनी नोट्स में। उच्च पठारों व हिम क्षेत्रों में घाटी में बहने वाली ठंडी वायु को अवरोही पवनें कहते हैं। पर्वतीय श्रेणियों के पवनाभिमुख ढालों पर एक अन्य प्रकार की उष्ण पवनें प्रवाहित होती हैं। पर्वत श्रेणियों को पार करते हुए ये आर्द्र पवनें संघनित हो जाती है और वर्षण करती है। जो हमारे पठार क्षेत्र हैं या हिम घाटी के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे वायु क्या होती है, ठंडी वायु अवरोही पवनें बहती हैं, और जो पर्वतीय श्रेणियों के ये पवन विमुख, जहाँ पे पवनों का ढाल होगा उसकी ओर बहती है, और गर्म पवनें भी वहाँ पे प्रवाहित होती है। पर्वत श्रेणियों को पार करते हुए आर्द्र पवनें संघनित हो जाती है और वर्षा का कारण बन जाती है। तो ये वर्षण का कारण भी है इन पवनों के आधार पर। जब ये पवनें पवन विमुख ढालों पर नीचे उतरती है तो ये शुष्क पवनें क्या करती है, रुद्रोष्म प्रक्रियाओं में गर्म हो जाती है, और ये शुष्क हवाएं कम समय में बर्फ को क्या करती है, पिघलाने का भी काम करती है। तो पठारों और हिम क्षेत्रों में भी जो वायु बहती है, ठंडी वायु का गर्म वायु से जब हम ये कह सकते हैं एक टकराहट होती है, तो गर्म वायु भी क्या करेगी, बर्फ को पिघलाने में भूमिका निभाती है।
इसीलिए हमारे ग्लेशियर्स पिघलते हैं और नदियों का निर्माण होता है। नेक्स्ट हमारा है वायु राशियाँ, तो इसको हम हमारे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वायु राशियों को हम बहुत डिटेल से कवर करेंगे। आई थिंक इसके एक हम इस कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट क्लास में ही सारे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अब तक जो हमने पढ़ा है बहुत ही डिटेल से पढ़ा है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, उनको हम वन बाय वन क्लियर करते हुए आगे बढ़े हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। वायु राशियों के लिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर होकर आइएगा, इसमें भी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स बनेंगे, उनको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्टडी करते रहिए। टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय।